स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास जीके जीएस बेस होगी। डेली हम लोग जीके जीएस करते हैं, उसी का अगला पार्ट है। आज की क्लास मैराथन क्लास होगी। आज हम लोग लगभग 150 प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पूछे जाते हैं? एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉप 150 प्रश्न हम लोग आज करेंगे। हम लोगों डेली सीरीज चल रहा है जीके जीएस पर, तो इससे जुड़े। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ये वन लाइनर क्लास है, वन लाइनर। ठीक है, बहुत सारे जीके जीएस करेंगे, वन लाइनर है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सभी आप लोग रट ले, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, फैथोमीटर का उपयोग क्यों होता है, किस लिए होता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? फैथोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। कार्ब्यूरेटर की बात कर ले तो आंतरिक दहन इंजन के लिए कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फोनोमीटर का उपयोग होता है। बताएं, फोनोमीटर का उपयोग किस काम के लिए होता है? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापन में फोनोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? तो कौन सा विद्युत है, कौन सा धातु है? तो चांदी। कौन सा है? चांदी। आगे बात करेंगे। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? बताएं, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो उत्तर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, आगे बात करेंगे। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है। तो बताएं, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु का क्या नाम है? तो उस धातु का नाम है स्वर्ण, अर्थात गोल्ड, सोना। ठीक है, आगे बात करेंगे। रेडियम की खोज किसने की? तो बताएं, रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम की खोज की गई। ठीक है, आगे बात करेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो बताएं, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? किसके द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया? जल्दी से उत्तर दे। तो उसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। ठीक है, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग। बकमिंस्टर फुलरीन है। तो बताएं, बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? तो बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन है। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो बताएं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1947 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो बताएं, यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिलों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बताएं, यूपी के जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो संत रविदास नगर 1015 किलोमीटर है। बस कितना है? 1015 किलोमीटर। आगे देखेंगे। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बताएं, कौन सा ऐसा रसायन है जो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ध्यान से प्रश्न को सुने, प्रैक्टिस करें, याद करें। ये सब सारी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड सही उत्तर होगा।
फल पकाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। आगे देखेंगे, पक्षी का अध्ययन कहलाता है, तो बताएं पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन कहलाता है। आगे बात करेंगे, वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। आगे बात करेंगे, तो पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताएं पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। आगे बात करेंगे, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो बताएं ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कुरीकुपा में, जो टुंडला कुरीकुपा टुंडला जो कहाँ पड़ता है, तो फिरोजाबाद में। आगे बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो बताएं हॉर्टिकल्चर में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। बताएं उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सब है। तो उत्तर होगा धोबिया, राय और सायरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बात करेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो बताएं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो बताएं 5 सितंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक दिसंबर को मनाया जाता है। तो बताएं 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है। बताएं 5 जून को किस रूप में मनाते हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतीर्णों को नष्ट कर सकते हैं कैसे। तो उसका उत्तर होगा शाकनाशी के द्वारा। शाकनाशी। आगे बात करेंगे, एस्परजिलस प्रयोग होता है। तो एस्परजिलस किस रूप में प्रयोग होता है। तो एस्परजिलस सिट्री अम्ल बनाने में प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग किस रूप में होता है। तो बताएं ईस्ट का प्रयोग किस रूप में होता है। तो ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में होता है। अल्कोहल उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम प्रयोग होता है। तो बताएं राइजोबियम किस रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग होता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, लैक्टोकैसिलस का प्रयोग होता है। तो बताएं लैक्टोकैसिलस का प्रयोग किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, तो लैक्टोकैसिलस का प्रयोग दही बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है।
मेलाटोनिन सहायक है। अगला प्रश्न है मेलाटोनिन सहायक है तो किस रूप में सहायक है? तो निद्रा के नियंत्रण में मेलाटोनिन सहायक है। अगला प्रश्न है इंसुलिन सहायक है तो बताएं इंसुलिन किस रूप में सहायक है? तो रक्त शर्करा के नियंत्रण में चीनी के नियंत्रण में, शरीर में जो चीनी बनता है उसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन सहायक होता है। आगे बात करेंगे टार्टरिक अम्ल किस में होता है? तो बताएं टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो अंगूर के रस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। आगे बात करेंगे कार्बोनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बताएं कार्बोनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। वैश्विक तापमान बढ़ने का कारक है तो बताएं वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो बताएं आप लोग वैश्विक तापमान बढ़ने का क्या कारण है? तो सिंपली बात है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि का मापक क्या है? ध्वनि को हम लोग कैसे मापते हैं? तो डेसिबल में ध्वनि साउंड को मापा जाता है। ठीक है, कुछ आज तबीयत हिला हुआ है, खांसी हो रहा है, इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब होने के लिए सॉरी। आगे हम लोग बात करेंगे त्वचा कैंसर का कारक है तो बताएं त्वचा कैंसर का क्या कारण है? तो उत्तर होगा पराबैंगनी किरण के कारण, पराबैंगनी प्रकाश के कारण त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे दूध का खट्टा होना होता है तो दूध खट्टा क्यों होता है? तो बताएं सिंपली प्रश्न है दूध खट्टा क्यों होता है? तो दूध जो खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन है? तो बताएं हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन होता है? तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में उपस्थित यौगिक है। आगे बात करेंगे ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है तो बताएं ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो बताएं ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग दूध क्यों खट्टा होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। हड्डियों में उपस्थित यौगिक का क्या नाम है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो मक्खन में। कहाँ? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में एक सामान्य बीमारी है तो बताएं पहाड़ी क्षेत्र में एक सामान्य बीमारी का क्या नाम है? तो उसका बीमारी का नाम है गोइटर घेंघा रोग। पहाड़ी क्षेत्र में यह बीमारी बहुत ही सामान्य है। तो याद रखिएगा प्रश्न आएगा पहाड़ी क्षेत्रों में एक सामान्य बीमारी का नाम बताएं। तो उत्तर दीजिएगा आप लोग गोइटर या घेंघा रोग। अगला प्रश्न है लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बताएं लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध में। अगला प्रश्न है
एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बताएं एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अग्न्याशय संबंधित है, तो बताएं अग्न्याशय संबंधित है, तो बताएं आप लोग अग्न्याशय में क्या बनता है? तो इंसुलिन से संबंधित है अग्न्याशय। ठीक है, इंसुलिन आपको डायबिटीज कम करने में मदद करता है, शुगर शरीर का कम करने में इंसुलिन ही उपयोगी होता है। आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। पीयूष ग्रंथि संबंधित है, तो बताएं पीयूष ग्रंथि संबंधी है, तो वृद्धि हार्मोन से पीयूष ग्रंथि संबंधित है। आगे बात करेंगे, जनन ग्रंथि संबंधित है, तो बताएं जनन ग्रंथि की संबंधित है, तो प्रोजेस्टेरोन से जनन ग्रंथि संबंधित है। आप लोग पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न चुन के लाया गया प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने का पूर्ण संभावना है। समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह जीके जीएस का क्लास उपयोगी है। जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, उसके लिए यह समान रूप से उपयोगी वीडियो है। हम लोगों के चैनल पर डेली सीरीज चल रहा है जिसमें डेली हम लोग जीके जीएस करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ध्यान से ये प्रश्न करें, ध्यान से इसे याद करें और डेली आप लोग इस चैनल से जुड़े। डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय से संबंधित है इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि से संबंधित है वृद्धि हार्मोन और वहीं जनन ग्रंथि से संबंधित है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे बात करेंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है? तो बताएं विटामिन डी के कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी के कमी से सुखंडी होता है। क्या होता है? सुखंडी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। विटामिन बी12 यकृत में लगभग कितने वर्षों तक रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन बी12 यकृत में अर्थात लीवर में कितने वर्षों तक रहता है? तो लगभग 3 से 5 वर्षों तक विटामिन बी12 यकृत में संग्रहित रहता है। विटामिन सी जो है प्रतिस्कर्वी कारक है, तो याद रखिएगा विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान से देखें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है, तो बताएं डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग किस रूप से उपयोगी है? तो डीएनए आप लोग जानते हैं पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु डीएनए एवं फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे, विटामिन बी12 प्रतिअरकता कारक होता है। विटामिन बी12 प्रतिअरकता कारक है। ठीक है, आगे बात करेंगे, सामान्य भोजन में 75 ग्राम क्या होना चाहिए? तो बताएं नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें 75 ग्राम क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें 75 ग्राम वसा फैट होना चाहिए। वसा होना चाहिए 75 ग्राम, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। तो पूछा जाएगा मानव भोजन में वसा अम्लों का कितना भाग होना चाहिए? तो याद रखिएगा 1 भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व में लगभग
250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए की कमी से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है, तो वह क्या है? तो बताएं गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता जो उसके दाने में होती है वो क्या होती है? तो बीटा कैरोटीन होती है। क्या होती है? बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस के दानों में बीटा कैरोटीन होती है। ये जो होती है विटामिन ए की कमी से लड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े हम लोग, आप लोग ध्यान से देखें, रिपीट करें और पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप अपने जीके जीएस में और भी मजबूत हो सके और एग्ज़ाम में एक सीट, जॉब के लिए एक सीट पक्का कर लें। आगे बात करेंगे विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएं विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जनरल साइंस से प्रश्न है, जनरल साइंस से ये सब प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से करें। साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक होता है, जनरल साइंस का वेटेज। आप लोग ये सामान्य ज्ञान की बात है, तो याद रखिएगा, ये जनरल साइंस से प्रश्न चल रहा है अभी। तो विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। आगे बात करेंगे विटामिन B2 में का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएं विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम रिबोफ्लेविन है। क्या है? रिबोफ्लेविन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है, वहीं विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम रिबोफ्लेविन है। रिबोफ्लेविन। अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल में क्या पाया जाता है? तो बताएं पीतल में क्या पाया जाता है? तो पीतल में उत्तर होगा, सही उत्तर, पीतल में तांबा पाया जाता है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो बताएं आप लोग विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लास ये चल रही है। आप अपने जीके जीएस को बहुत ही अधिक मजबूत कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डेली इस चैनल से जुड़े, 1 घंटा डेली आप दें और अपना जीके जीएस को ज़रूर मजबूत कर ले। खाने का नमक में क्या उपस्थित होता है? तो बताएं खाने के नमक में क्या उपस्थित होता है? तो खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? सोडियम क्लोराइड। आगे बात करेंगे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित है। तो बताएं हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित है। दोहरा लेते हैं हम लोग, अच्छा से देखें आप लोग। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड में उपस्थित है। खाने के नमक में क्या उपस्थित है? तो सोडियम क्लोराइड। वहीं हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित है। आगे बात करेंगे, क्लोरोफिल में उपस्थित है। तो बताएं क्लोरोफिल में क्या उपस्थित है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित है। गेहूं में पाए जाने वाला रोग का क्या नाम है? तो बताएं गेहूं में पाए जाने वाले बीमारी का नाम क्या है? तो गेहूं में पाए जाने वाले बीमारी का नाम है गेरूई। याद रखिएगा आप लोग, गेहूं में पाया जाने वाला रोग गेरूई है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्किड प्रजाति है। तो बताएं आर्किड प्रजाति है,
क्या चीज़ का प्रजाति है? तो अधिपादप का प्रजाति आर्किड है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। चंदन प्रजाति है, तो बताएं चंदन प्रजाति है। तो जड़ परजीवी का किसका? जड़ परजीवी। चंदन जड़ परजीवी का प्रजाति है। वही बात कर ले अमरबेल का, तो अमरबेल तना परजीवी का प्रजाति है। याद रखिएगा, चंदन जड़ परजीवी का प्रजाति है, वहीं अमरबेल तना परजीवी का प्रजाति है। आगे बात करेंगे, द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो बताएं द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो नाभिकीय रिएक्टर द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय रिएक्टर द्वारा द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा रूपांतरण से तेज ध्वनि होती है। तो बताएं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा रूपांतरण से तेज ध्वनि किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा रूपांतर तेज ध्वनि लाउड स्पीकर के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे, उष्मा से विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण से निर्माण क्या होता है? तो बताएं उष्मा से विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है? तो सौर सेल का। किसका? सौर सेल का। आगे बात करेंगे, ध्वनि तीव्रता का लघुगणक इकाई है। तो ध्वनि को हम लोग किसमें मापते हैं? तो याद रखिएगा डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से आप लोग इसे देखें, याद करें और समझें। आगे बात करेंगे हम लोग, कौन सा कंप्यूटर बग जो गणितीय गड़बड़ी का कारण बना? तो बताएं कौन सा ऐसा बग था जो कंप्यूटर गणितीय गड़बड़ी का कारण बना? तो याद रखिएगा Y2K बग। Y2K बग, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखें, हमारे रक्त में पाए जाने वाला यूरिक एसिड की अत्यधिक मात्रा के कारण कौन सा बीमारी होता है? यदि किसी के शरीर में यूरिक एसिड की अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा मात्रा हो जाए तो उसे कौन सा बीमारी होने का संभावना है? तो उत्तर होगा गठिया। कौन सा? गठिया। अगला प्रश्न है, साइमोकोबालेमिन से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? तो बताएं साइमोकोबालेमिन से संबंधित बीमारी क्या है? तो घातक रक्ताल्पता। आगे देखेंगे, टोकोफेरोल से संबंधित बीमारी क्या है? तो टोकोफेरोल से संबंधित बीमारी है बंध्यता। अगला प्रश्न देखेंगे बहुत ध्यान से, रेटिनोलस से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? तो नेत्र सूखकर लाल होने लगता है रेटिनोलस के कारण। अगला प्रश्न है, चना की प्रजाति है। तो चना की प्रजाति उकठा है, जिसे विल्ट कहा जाता है। उकठा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, आलू की प्रजाति है। तो बताएं आलू की प्रजाति है तो पिछैती झुलसा जो है आलू की प्रजाति है।
वहीं अगला प्रश्न देखें तो गेहूं की प्रजाति है, तो बताएं गेहूं की प्रजाति कौन है। तो गेहूं की प्रजाति गेहूंसा है, गेहूंसा। अगला बात करेंगे सूखा रोग या सुखंडी रोग जिसे कहते हैं किसकी कमी से होता है। तो सूखा रोग अथवा सुखंडी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखिएगा आप लोग, सूखा रोग या सुखंडी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे वातोत्पाद। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो बताएं वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो उत्तर होगा युवा महिलाओं में। अगला प्रश्न है नारियल का खाद्य भाग क्या है। तो नारियल का हम लोग क्या खाते हैं। तो भ्रूण पोष हम लोग नारियल का खाते हैं। अदरक राइजोम। आगे बात करेंगे अफीम के लिए। अफीम की डूडी हम लोग उपयोग करते हैं। वहीं जस्ता उद्योग जो है भारत में टुंडू में है, जो झारखंड में स्थित है। तो बताएं जस्ता उद्योग कहाँ स्थित है भारत में। तो टुंडू झारखंड। वही अगला प्रश्न देखेंगे उर्वरक उद्योग कहाँ स्थित है। तो श्री गंगानगर। उर्वरक उद्योग श्री गंगानगर में स्थित है। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न ध्यान से देखें कांच उद्योग कहाँ है। तो जयपुर में है, जयपुर में सबसे अधिक कांच का उद्योग जयपुर में ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे सीमेंट उद्योग कहाँ है। तो उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर। काकीनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कांच उद्योग प्रसिद्ध है जयपुर में, सीमेंट उद्योग उदयपुर में, वहीं काकीनाडा जो प्रसिद्ध है किसके लिए। तो जूट उद्योग के लिए काकीनाडा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे बिरुधुनगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए बिरुधुनगर प्रसिद्ध है। कोलकाता हुगली क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो टीटागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, टीटागढ़। वहीं मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ कहलाता है, अंबरनाथ। आगे बात करें तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI का गठन कब किया गया। तो बताएं भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI का गठन कब किया गया। तो जुलाई 1948 ईस्वी में। जुलाई 1948 ईस्वी में भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI का गठन किया गया। आगे बात करेंगे भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम ICICI का गठन कब किया गया। तो याद रखिएगा भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम ICICI जो बैंक है का गठन कब किया गया। तो भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम 1955 में गठित किया गया। बैंक है ICICI, बहुत ही फेमस बैंक इंडिया का। आगे बात करेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब की गई। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI यह भी बहुत प्रसिद्ध इंडिया का बैंक है। इसका स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी। याद रखिएगा ICICI का गठन 1955 ईस्वी में, वहीं IDBI का गठन 1964 ईस्वी में किया गया और IFCI का गठन 1948 ईस्वी में किया गया। आप लोग याद रखें। आगे बात करेंगे हम लोग कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है।
तो बताएं कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो पेंशन तथा बीमा लाभ जो है किसानों को, लेबरों को, श्रमिकों को उपलब्ध कराती है। तो बताएं अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रभावी हुआ? तो याद रखिएगा 2007 से 8 रबी की फसल से। ठीक है, रबी की फसल से कब? तो 2007 से 8 ईस्वी में। आगे देखेंगे निक्की NIKKEI सूचकांक का संबंध है। तो बताएं निक्की सूचकांक का क्या किससे संबंध है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज TSE जो कहाँ है? टोक्यो में है, जापान में। आगे बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड 1। पहला ऑपरेशन फ्लड जो 1970 से 80 तक हुआ, किस लिए हुआ? तो बताएं दुग्ध उत्पादन इकाइयों के व्यवस्थित उपक्रम हेतु जो पहला ऑपरेशन फ्लड हुआ, कब हुआ? तो 1970 से 80 के बीच में। अगला ऑपरेशन फ्लड जो दूसरा नंबर का है वो कब से कब तक हुआ? तो 1981 से 85 तक। क्यों हुआ? तो दुग्ध आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु, दूध की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड सेकेंड हुआ जो 1981 से 85 तक हुआ था। ठीक है, वहीं दुग्ध उत्पादन इकाइयों के व्यवस्थित उपक्रम हेतु ऑपरेशन फ्लड 1 हुआ जो 1970 से 80 ईस्वी तक चला था। अगला देखेंगे ऑपरेशन फ्लड 3 जो वर्ष 1985 से 96 तक चला था, वो क्यों चला था? तो दुग्ध उत्पादन हेतु संरचनागत विकास एवं दुग्ध उत्पादन की मात्रा में वृद्धि पर जोर देने के लिए ऑपरेशन फ्लड 3 किया गया था। अगला प्रश्न है ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध किससे है? तो बताएं ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा 2016 अक्टूबर में गैस पाइपलाइन योजना से। याद रखिएगा ऊर्जा गंगा परियोजना जो है गैस पाइपलाइन योजना से संबंधित है, जो कब स्टार्ट हुआ? तो अक्टूबर 2016। अगला प्रश्न देखेंगे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को किस तरह के रूप में माना जाता है? तो बताएं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को किस तरह के रूप में माना जाता है? उत्तर होगा अभिगित समूह। इससे नीति निर्माण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य किस पे निर्धारित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? तो उत्तर होगा संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की मांग तथा संबंधित देशों की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। तो समझ गए किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कैसे निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं अथवा सेवाओं की मांग तथा संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देखें हम लोग मैक्सिको की मुद्रा का क्या नाम है? बताएं मैक्सिको की मुद्रा का क्या नाम है? तो मैक्सिको की मुद्रा का नाम पैसो है। क्या है मैक्सिको की मुद्रा का नाम? पैसो। अगला प्रश्न देखेंगे सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों बताएं सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? प्यारे मित्रों इसका उत्तर दें, सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है आप लोग बताएं। तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम सर रियाल है। क्या है? रियाल। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग ध्रुव भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च
रिएक्टर है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च रिएक्टर का क्या नाम है। तो क्या नाम है? ध्रुव। तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा, ध्रुव भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च रिएक्टर है, जिसका उपयोग सैनिक अनुसंधान में किया जाता है। किस रूप में? सैनिक अनुसंधान के रूप में यह BARC में स्थापित है, BARC में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विषय किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो आप लोग बताएं, भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विषय किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सर समवर्ती सूची में। तो आप लोग बताएं सर कि भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विषय किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा समवर्ती सूची में। आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। सुपर 301, सुपर 301, सुपर 301 संबंधित है। तो बताएं सुपर 301 किससे संबंधित है? तो सुपर 301 मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। यह अमेरिकी ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 74 है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो बताएं सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो ध्यान से प्रश्न देखें आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर होगा सदस्य देशों की, जो IMF में सदस्य हैं, भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना IMF का काम होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे सर। तो बात है अगला प्रश्न का, तो ध्यान से देखें आप लोग। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है सर? तो बताएं किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो सर इसका उत्तर होगा प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस पर भी ध्यान रखें, याद कर ले। आगे बात करेंगे ब्रिक्स, BRICS संगठन में कौन देश सदस्य हैं? तो बताएं सर ब्रिक्स संगठन में कौन देश सदस्य हैं? उत्तर होगा सर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स संगठन में जो सब देश शामिल है उस देश का नाम ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। आगे बढ़ेंगे सर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा सर NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न, पूंजी का संग्रहण, पूंजी का संग्रहण बुक से है, पुस्तक का लेखक कौन है? तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक का क्या नाम है बताएं आप लोग? तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं सर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। तो पूंजी का संग्रहण किसके द्वारा लिखित है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न आपको BPSC एग्जाम में, PCS एग्जाम में, UPPSC एग्जाम में, जितना स्टेट PCS होता है, PSC एग्जाम होता है, PSC एग्जाम जो होता है, PCS एग्जाम जो होता है, UPSC हो गया, सॉरी UPSC तो पूरा इंडिया लेवल का हो गया, स्टेट लेवल में BPSC, UPPSC,
MPSC, ऐसे जितने एग्ज़ाम होता है MPPSC, सब में इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो यदि आप उसके भी तैयारी करते हैं तो यह GK GS क्लास आपके लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो उत्तर होगा वाहन वहन क्षमता के लिए। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो वहन क्षमता कहलाती है। आगे बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में, 1972 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे बात करेंगे जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता कब दी गई? तो याद रखें आप लोग, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दिसंबर 2006 में दिया गया। दिसंबर 2006 में जनजाति एवं अन्य पारंपरिक जो वन में रहते थे उन्हें वन अधिकारों की मान्यता दी गई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो बताएं किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या दर्शाता है? तो पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो बताएं जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा सर, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृदा प्रदूषण किसकी अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है? तो मृदा का यदि प्रदूषण किया जाए, मृदा यदि प्रदूषित हो तो किसकी अपेक्षा में वो अधिक खतरनाक हो सकता है? तो औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक मिट्टी प्रदूषण हो सकता है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट वैली में पाई जाती है। आगे देखेंगे शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, प्रदूषक संबंधित है, प्रदूषण से क्या होता है? तो बीमारी होता है। क्या होता है? सिंपली बीमारी। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, वहीं शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रदूषण से क्या होता है? तो बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं। तो बताएं कच्छ वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा, ध्यान से देखें, कच्छ वनस्पति जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं सर। ठीक है, सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, पारा संबंधित है। तो बताएं पारा किससे संबंधित है? तो मिनी माटा से संबंधित है। आगे बात करेंगे, कैडमियन संबंधित है। तो कैडमियन किससे संबंधित है? तो इटाई से। कैडमियन इटाई से संबंधित है। पारा मिनीमाटा से संबंधित है। वही याद रखें आप लोग, कच्छ सुंदरवन में पाए जाते हैं कच्छ वनस्पति। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, नाइट्रस आयन संबंधित है। तो नाइट्रस आयन किससे संबंधित है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम से। नाइट्रस आयन जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। एस्बेस्टस से प्रभावित अंग है। बताएं एस्बेस्टस से प्रभावित अंग का क्या नाम है? तो एस्बेस्टस से प्रभावित अंग का नाम है फेफड़ा।
सीसा से प्रभावित अंग क्या होता है? सीसा से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो मस्तिष्क। याद रखिएगा, नाइट्रट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। वहीं एस्बेस्टस फेफड़ा प्रभावित होता है एस्बेस्टस से। वहीं सीसा से प्रभावित अंग मस्तिष्क है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, पारा से प्रभावित अंग का क्या नाम है? तो पारा से जो प्रभावित होता है उदर होता है। क्या होता है? उदर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक का प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक का प्रभाव किस शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो फेफड़ा पे। किस पे? फेफड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक के कारण होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक के कारण कैंसर होता है। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, धूल कण प्रदूषक के कारण होता है। तो पता है धूल कण प्रदूषक के कारण क्या होता है? तो धूल कण प्रदूषक के कारण श्वास रोग होता है। क्या होता है? श्वास रोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, त्वचा कैंसर का कारण है। तो बताएं त्वचा कैंसर का क्या कारण है? तो त्वचा कैंसर का कारण पराबैंगनी प्रकाश है। क्या है? पराबैंगनी प्रकाश। आगे बात करेंगे, आज की क्लास की अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण का क्षेत्र है। तो बताएं भारत में सबसे अधिक चक्रवात का क्षेत्र कौन सा है? तो उड़ीसा तट पे सबसे अधिक भारत में चक्रवात आने की संभावना रहती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हम लोगों ने टॉप 150 टॉप 150 क्या किया? जीके जीएस किया। जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने किया। जो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको, ये सारे जीके जीएस जो है, आप कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको हमेशा साथ देगा, हमेशा उपयोग में ये सारी जीके जीएस आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। ठीक है।